So, in today's topic, we're going to be starting from as to how is drafting done, or should I say कि फाइलिंग कोर्ट्स में किस तरह से होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम उसके साथ लगाते हैं, किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो थ्योरी में नहीं बच्चों को सीखने को मिलता है, तो हम इसमें उस बारे में बात करेंगे फ्रॉम स्क्रैच कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जिसके बिना फाइलिंग अप्रूव ही नहीं होगी, कोर्ट में जाएगी ही नहीं, आप अपना केस प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे डाइवोर्स का है या रेस्टिट्यूशन है या डीवी है। फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं डाइवोर्स की। डाइवोर्स हमें सबको पता है क्या होता है। सेक्शन 13 ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट में वो डिफाइंड है कि सेक्शन 13 में डाइवोर्स होता क्या है, किन किन ग्राउंड्स पे हम डाइवोर्स ले सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अभी फिलहाल हम क्रुएलिटी ले लेते हैं कि एक ग्राउंड हमने बहुत कॉमनली सुना हुआ है कि क्रुएलिटी क्या होती है और उस पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं। करेक्ट। क्रुएलिटी हम सबको पता है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, किसी तरह का किसी आपको बंद कर देना, कमरे में मारना पीटना, दैट इज़ क्रुएलिटी। अब उस ग्राउंड पे डाइवोर्स कैसे लेते हैं। अब इस केस में जो ऊपर आप देख रहे हैं, हम लोग हस्बैंड की तरफ से हैं, हम हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने एक केस डाला हुआ है सेक्शन 13(1)(2) में, 1IA में, जिसमें हम अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांग रहे हैं। किस ग्राउंड पे? क्रुएलिटी के ग्राउंड पे। दैट इज़ वेरी बेसिक जो मैंने अभी बताया। अब केस ड्राफ्ट कैसे हो, उसको प्रिंट कैसे दें, ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आपने ड्राफ्ट कर लिया, आपने केस रेडी कर लिया, आपने नॉर्मली प्रिंट दे दिया, प्रिंट दे के आपने उसे रेडी करके फाइलिंग में चलेगा, ऐसा नहीं होता। प्रिंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से प्रिंट निकाले जाए। हालांकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट। तो केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट को मैं ऐसे बोलूँ कि ये एक डिटेल्ड एक फॉर्म होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिकल लाइफ में CIF भी बोलते हैं, और CIF से ही इनफैक्ट हम इसको एड्रेस करते हैं कोर्ट्स में। तो आपको केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट कोई बोलेगा नहीं, CIF बोलेगा, जो मोर और लेस हर केस में जाता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो बेल मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हम अपना कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिखते हैं कि भाई वो कौन सी कोर्ट में वो केस चल रहा है। शादरा हो गया, द्वारका हो गया, रोहिणी हो गया, कड़कड़ुमा हो गया, पटियाला हाउस हो गया। वो एक जुरिस्डिक्शन है जो हमें असर्टेन करना है पहले, केस फाइल करने से पहले, कि वो केस कहाँ जाएगा। उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे कि वो केस कहाँ, किस तरह हम फाइल करते हैं, किस जुरिस्डिक्शन में फाइल करते हैं। अभी फिलहाल हम इस पे टॉपिक पे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपको लिखना है शादरा, जो भी आपका कंसर्न कोर्ट बनता है, आपके एड्रेस से बेसिक लेके चलते हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट बेसिक लेके चलते हैं। आपके एड्रेस से ज़्यादातर जुरिस्डिक्शन जो है वो बनती हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। डिटेल में हम इसमें बाद में बात करेंगे। अब ये जो केस है ये एक सिविल नेचर का केस है, क्योंकि इसमें कोई, ऑल्दो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइवोर्स जब हम जाते हैं तो उसमें ग्राउंड्स जो होते हैं वो क्रुएलिटी होते हैं, दैट इज़ करेक्ट। क्रुएलिटी फिजिकल भी होती है। तो आप बोलोगे फिजिकल क्रुएलिटी होती है तो सर डीवी में जाना चाहिए ना, हम इसमें क्यों क्रुएलिटी को लेके आ रहे हैं। बट आप समझो, डीवी को हम एक क्रिमिनल नेचर में डाल देते हैं, जिसकी एक अलग रेमेडी है। डाइवोर्स की जब हम बात करते हैं, ग्राउंड्स हमारे वही रहते हैं, लेकिन उन ग्राउंड्स पे एक हम रेमेडी ले रहे हैं जो हमारी डाइवोर्स है, विच इज़ नॉट क्रिमिनल पर से। इसलिए ये सिविल नेचर का माना जाता है, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में है। और जो हमारे मेन जो रेमेडी है, जो प्रेयर है, वो है कि मुझे मेरी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द प्लेंटिफ, बहुत बेसिक, पढ़ के कोई भी समझ जाएगा। पार्टी का नाम डालना है, जो फर्स्ट पार्टी जो केस कर रही है। जैसे हम इसमें हस्बैंड की तरफ से हैं शोभी शर्मा, उसकी तरफ से हम डाल रहे हैं तो शोभी शर्मा सन ऑफ, नॉर्मल कोई भी बेसिक फॉर्म जो हम भरते हैं सारी डिटेल्स वही आती हैं। नेम, सन ऑफ, एड्रेस, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जो पूछा है वो बताना, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। आधार, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, कौन से सेक्शंस में हम जा रहे हैं, कौन से सेक्शंस में हम जा रहे हैं, उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया 13(1)IA में क्रुएलिटी है, हम क्वालिटी में जा रहे हैं तो हमने वो लिखा हुआ है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सूट। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें तो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है, अब उसमें क्या करें। हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि ये सिविल केस नहीं है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। सिविल केस होता, रिकवरी होती लाख रुपए, 50,000 रुपये, तो हम इसमें लिख देते कि वैल्यूएशन ऑफ सूट मतलब 50,000।
20,000 रुपये, इसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कोई लेना देना नहीं है पैसों का, कोर्ट फीस का या रिकवरी। पुलिस स्टेशन पे आ जाते हैं, इसमें मानसरोवर पार्क लिखा हुआ है। पुलिस स्टेशन, अफसर पूछो सर पुलिस स्टेशन कौन सा लिखे, जहाँ आप रहते हो, जिस कोर्ट का आप जुरिडिक्शन बना रहे हो, उस हिसाब से आपका थाना वही आपको यहाँ लिखना है, जो आपका कंसर्न थाना है आपके एड्रेस से। एज सिंपल एज दैट, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद आगे डिटेल्स हैं। अब दूसरा परफॉर्मा आ गया डिफेंडेंट का, सामने वाली पार्टी का, ऑपोजिट पार्टी का, क्योंकि मैं वाइफ से डिवोर्स मांग रहा हूँ तो मैं वाइफ के अगेंस्ट डालूंगा ऑफकोर्स। अब मुझे उसकी भी डिटेल्स डालनी है, सेम जैसे हमने ऊपर डाला वैसे ही हमें नीचे करना है। उसका वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम डाल लो, फादर का नाम डालो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसका एड्रेस, फीमेल, आधार कार्ड नंबर है, बहुत अच्छा, नहीं है कोई बात नहीं, चल जाता है, पिन कोड, एज। लास्ट जो आपका रह गया वो आ गया आपके एडवोकेट की डिटेल, जो भी आपका केस रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी डिटेल्स, क्योंकि एक अथॉरिटी आपको देनी पड़ती है एडवोकेट्स को। उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, उसे हम वकालतनामा बोलते हैं, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ अभी। वकालतनामा मतलब एक अथॉरिटी लेटर, जिसमें आपको क्लाइंट आपको अथॉरिटी देता है कि किस तरह आप मेरा केस लड़ेंगे, और मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ मेरे बिहाफ पे अपेयर होने की और केस मेरा फाइट करने की, लिटिगेट करने की, जिसमें आप डालेंगे एडवोकेट का नाम और उनका एनरोलमेंट नंबर, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर है, एक एडवोकेट है तो एक, दो है तो दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर्म्स भी होती हैं, 3-4 एडवोकेट होते हैं, ज़रूरी नहीं है सबका नाम डालना, किसी एक का डाल दो, सीनियर का डाल दो, किसी का भी डाल दो, केस फाइल हो जाते हैं। और आपके सिग्नेचर। आगे चलते हैं, ये फॉर्म हमारा फिल हो गया, बहुत बेसिक है, सबसे ऊपर प्लेंट का ये लगता है जो भी केस हम डालते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी आप देख रहे हो इंडेक्स। इंडेक्स हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडेक्स क्या होता है, कि जो हम पीछे हम लिख रहे हैं, चैप्टर्स हो गए चाहे हमारी हर बुक के आगे होता है, उसमें लिखा होता है कि इंडेक्स में इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पेज पे ये चैप्टर है। ठीक वैसे ही बुकिश मतलब स्कूल की तरह ये ऑपरेट करता है इंडेक्स। जब हम केस ड्राफ्ट करते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मेमो ऑफ पार्टी, आपकी प्लेंट, एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट, तो हम उसको सेग्रीगेट करके इंडेक्स में डाल देते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो उस पेज पे है, और ये जो प्लेंट है वो इस पेज से इस पेज तक है। वो उसको हम कोर्ट के ईज के लिए, अपने ईज के लिए एक परफॉर्मा बना हुआ है, उसको फॉलो करते हैं। ऊपर हम डालेंगे कोई भी कंसर्न कोर्ट, हम मैट्रिमोनियल केस है तो हम मैट्रिमोनियल केस में जा रहे हैं तो हम फैमिली कोर्ट डालेंगे, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। हर कोर्ट में एक प्रिंसिपल जज होता है, उसी के नाम से वो एड्रेस होके वो केस डलता है। फैमिली का फैमिली प्रिंसिपल जज होता है, उसके नाम से वो डलेगा, तो वो हम इसमें डालेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना यूजुअली जब आप इनिशियली केस डालते हो ना, तो जज का नाम आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप केस डाल रहे हो तो आप बेसिक नॉर्मली इसी तरह से इसको डाल देते हैं, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट या फिर कमर्शियल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, कोई स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है जज की। HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट पिटीशन 2000। अब जब ये जो केस है, जब भी जिस भी ईयर में आप डाल रहे हो उसका वो नाम आ जाएगा। नंबर हमको बहुत बाद में मिलता है, मैं उस पर भी आऊँगा कि केस जो नंबर होता है, जो पर्टिकुलर नंबर मिलता है केस का जिससे वो एड्रेस होता है, वो बहुत बाद में मिलता है जब केस फाइल हो जाता है। आगे चलते हैं। ये एक परफॉर्मा है जो आपको फॉलो करना है बेसिकली इन द मैटर ऑफ, ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है, केस का पार्टीज का नाम डालना है आपको, शोभी शर्मा है जो भी है, पेटिशनर वर्सेस शिवानी, जो हम आज तक सुनते और देखते आए हैं, वर्सेस वर्सेस, वैसे ही इंडेक्स पे आ जाते हैं। अब इंडेक्स में मैंने आपको बताया जैसे हमने वो डिवाइड कर रखा है, तो हम उसको सेग्रीगेट करके ऊपर पेज वाइज डाल देते हैं कि किस तरह से वो चलेगा। मेमो ऑफ पार्टीज मैं अभी बताऊंगा वो क्या है। उसके बाद मेमो ऑफ पार्टीज भी एक तरह का एक फॉर्मूला है, एक प्रोसीजर है, जिसमें हम सारी इन डिटेल सब चीज़ें उसमें डालते हैं पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ की, एड्रेस नंबर, जैसे हमने ऊपर डाला। आप बोलोगे सर ये 2 बारी क्यों हम कर रहे हैं, जब नीचे हम लिख ही रहे हैं तो ऊपर क्यों लिख रहे हैं। ये एक ईज के लिए है कि जैसे ही कोई भी फाइल अगर खोले तो सबसे ऊपर पहले वही बेसिक चीज़ें दिखनी चाहिए कि भाई कौन सी, क्या केस है, पार्टीज़ कौन है, एड्रेस क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सब। इंडेक्स के बाद, इंडेक्स पे मैं वापस आऊँगा क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है मेमो ऑफ पार्टीज क्या होता है, पिटीशन क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है और वकालतनामा क्या है। इसको अभी थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ते हैं, फिर आगे फिर वापस इस पे आएंगे। ये आ गई हमारी मेमो ऑफ पार्टीज। मैंने आपको बताया मेमो ऑफ पार्टीज मतलब पार्टीज के बारे में, इसको बहुत बेसिक लेके चलता हूँ मैं लीमैन में। पार्टीज का नाम, एड्रेस, एज, उसका फ़ोन नंबर अगर है,
ये सारी डिटेल्स इन डिटेल सब कुछ जाता है पार्टीज के बीच में। इसमें फोटो फैमिली मैटर्स में स्पेशली फ़ोटोज़ लगती हैं पार्टीज की पासपोर्ट साइज़, कोर्ट के रेफरेंस के लिए, पर यूजुअल के लिए वो हम लगा देते हैं पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की। अगर नहीं है सामने वाली पार्टी की आपकी तो कोई बात नहीं, आप अपनी लगा दो, लेकिन लगा दो। आगे चलो, सारी डिटेल डाल दी हमने पेटिशनर की वर्सेस करके, जो बेसिकली हम ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं ना, ये जो आगे देखोगे आप, शोभी शर्मा शिवानी, सेम ही चीज़ चल रही है, बस इसको हमने उसको और उसको डिटेल कर दिया है। ठीक है, अब उसके नीचे आप किसके थ्रू फाइल कर रहे हो, पेटिशनर का नाम एड्रेस वो आ जाएगा, साइन कि पेटिशनर अथॉरिटी दे रहा है, उसने साइन कर दिए। थ्रू मतलब इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एडवोकेट्स जो आपके हैं, जैसे हमने डाला हुआ है, हमने खुद रिप्रेजेंट करा हुआ है ये केस, प्रैक्टिकल केस जो चल रहा है अभी भी ट्रायल में ऑलरेडी। तो ये हम अपनी डिटेल्स डालते हैं इसमें कि एडवोकेट अभय गुप्ता, दर्पण मगन, ऑफिस एड्रेस, नंबर, डिटेल्स। अब ये क्यों डालते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम डालने को तो ये भी डाल सकते हैं कि एडवोकेट अभय गुप्ता और दर्पण मगन और नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, दैट्स इट। डालने का रीज़न ये होता है, जब हम केस डालते हैं और जब वो केस आगे बढ़ता है तो सामने वाली पार्टी यानी ऑपोजिट पार्टी और उसके एडवोकेट के पास हमारे डिटेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम केस डालेंगे तो उनका रिप्लाई आएगा। तो कई बार क्या होता है, रिप्लाई के लिए कोर्ट बोलती है कि आप एडवांस कॉपी फाइल कर देना, कभी कभी ऐसा होता है। तो एडवांस कॉपी आप फाइल कैसे करोगे, आप एडवोकेट को तो जानते नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं। तो आपको इसमें डिटेल्स मिल जाती हैं ताकि आप उन्हें ईमेल कर पाओ, व्हाट्सएप कर पाओ, या उनके एड्रेस पे वो पोस्ट कर पाओ, ईज के लिए, दोनों पार्टीज के लिए। इसलिए एडवोकेट्स की डिटेल इतनी अच्छे से डाली जाती है। आगे चलते हैं, ये मेमो ऑफ पार्टीज हो गया, और ये इस केस की ही नहीं, ये हर केस का सारा फॉर्मूला है, फंडा है मेमो ऑफ पार्टीज तक का। ये सब केस में जाता है, कोई भी केस उठा लो, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोऑपरेट मैटर हो, मेमो ऑफ पार्टीज जाते ही हैं। ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हर केस में आपको मिलेगा, ये तो फॉलो करने ही करना है। अब आ जाता है हमने पेटिशन पे। अब सेम चीज़ है, आप ऊपर का हाफ पार्ट देख रहे हो, सब कुछ सेव चल रहा है। पेटिशन डालते हैं, पेटिशन में हम ये लिखते हैं कि हम किस सेक्शन में वो पेटिशन जो है डाल रहे हैं। 13(1)IA क्रुएलिटी में डाला, हम उसको लेंथ में लिख देते हैं, हाईलाइट करके, बोर्ड करके, किस किस सेक्शन में वो जा रही है। पेटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर अंडर सेक्शन दिस एज अमेंडेड, प्रोविजन डाल दिया। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि हमें डाइवोर्स चाहिए, वो डाल दिया। ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। अब मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। अब सर ये लाइनों की क्या ज़रूरत है, एक ना डेकोरम हमें बड़ा फॉलो करना पड़ता है कोर्ट में, बहुत रिस्पेक्टफुल रहना पड़ता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है भी, क्योंकि हमें बहुत रिस्पेक्टफुली चीज़ें करनी होती हैं कोर्ट में। चाहे आप सबमिशन दे रहे हो, चाहे आपको कितना, चाहे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर आपको कोर्ट में गुस्सा भी आ रहा है ना, जजों पे भी कभी भी गुस्सा आता है, पार्टीज पे भी आता है, लेकिन आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद योर लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए, बी इट अ ड्राफ्ट और योर लैंग्वेज इन द कोर्ट इन पर्सन। तो ये एक रिस्पेक्ट हम शो कर रहे हैं उस पोजीशन को, उस कोर्ट को, कि इस तरह से मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो है। अब हर ड्राफ्ट का एक अपना स्टार्ट करने का तरीका बोल लो, करने को देखो, मैं आपको बताऊं, ड्राफ्टिंग का कोई ना ऐसे स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मुलेटेड है, जो मैंने आपको बताई, इंडेक्स, मेमो। जब ड्राफ्ट की बात आती है ना, हर एडवोकेट का, हर पर्सन का अपना एक तरीका होता है ड्राफ्ट करने का, अपनी एक लैंग्वेज होती है। बट आपको ये ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है नए नए बच्चों के दिमाग में, कि लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ड्राफ्ट करने के लिए। तो वो अगर फोबिया है, या उसको आपको लग रहा है कि यार मैं आई डू नॉट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है कि मैं वकालत कर पाऊँगा, मैं लिटिगेशन पाऊँगा, तो वो डर निकाल दो। वकालत में बहुत बेसिक लैंग्वेज चाहिए होती है, बहुत ऐसे हैवी वोकैबुलरीज नहीं यूज़ करनी है आपको, बहुत बेसिक। कोर्ट्स भी इनफैक्ट ये कहती हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं और जजेस ने भी ऑब्जर्व करा हुआ है कि लैंग्वेज आपको ऐसी रखनी है कि वो एडवोकेट को तो समझ आए, जज को समझ आए, लेकिन जब वो कोई पार्टी पढ़े, कोई लेमैन पढ़े, तो उसको भी वो समझ आए। आपने बहुत हैवी वर्ड्स डाल दिए, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, तो वो आपकी लैंग्वेज जब पास ऑन ही नहीं हो रही, जब किसी को मैसेज समझ ही नहीं आ रहा, तो वो क्या उसको डिसाइफर करेगा। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी नहीं है इंग्लिश बहुत अच्छी हो आपकी, बेसिक भी है तो लिटिगेशन में आप बहुत एक्सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पैरा ये बहुत यूजुअली बहुत सेम ही रहता है हर पैरा में।
कि मैरिज कहाँ हुई, किस रिचुअल में हुई, कौन सी तारीख को हुई। मैं पढ़ देता हूँ इसको। दैट द मैरिज बिटवीन द पार्टीज ऑफ द petition was solemnized according to the Hindu rites and rituals in the presence of the friends and family on this date, this location. The petitioner's affidavit in respect of the fact of marriage as annexed within the present petition. The copy of the marriage card is annexed. अब इसमें हमने बहुत बेसिक डिटेल डाली, अब इसको आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, इसमें वोकैबुलरी चार डाल लो, इसको स्टैंडर्डाइज कर लो, लेकिन मैसेज यही है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है लैंग्वेज, लेकिन आपको बहुत सिंपल शॉर्ट रखने की, भाई वो कोई भी पढ़े समझ आ जाए। कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लो आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमने डाला कि भाई शादी कब हुई, किन रिचुअल में हुई, कौन सी तारीख को हुई, और शादी के प्रूफ हमने लगा दिए, मैरिज कार्ड और मैरिज फ़ोटो। अभी मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा वो किस तरह से लगते हैं। अब ये जो लाइन है जो लास्ट में आप देखोगे, द कॉपी ऑफ द मैरिज कार्ड एंड मैरिज फोटोग्राफ इज एनेक्स्ड एज एनेक्स्ड ए कॉली सी। अब आप बोलोगे सर इसको हमने इतना क्या कॉम्प्लिकेट कर दिया, एनेक्स्ड एज एनेक्स्ड ए कॉली, नॉर्मली लिख देते। तो देखो इसको, इन चीज़ों को ना मैंने फिर वो बताया, एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से रिस्पेक्टफुली लेके चलना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी चली आ रही हैं और उसी तरह चले तो ज़्यादा अच्छा है। करने को आप चेंज कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको आप लाइन चेंज कर दो, कोई जज नहीं बोलेगा, कोई एडवोकेट नहीं बोलेगा, लेकिन एक तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे आपको लोग जज करते हैं एज अ लॉयर। अगर आपकी ड्राफ्टिंग नहीं अच्छी, आपका एक फॉर्मेट नहीं है, एक तरीका नहीं है, तो आपको सबसे पहले जज करा जाता है उसी बेसिस पे। कोर्ट में आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन ड्राफ्टिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको जज कर लिया जाएगा कि नहीं भाई ये एडवोकेट तो ऐसी लग रहा है, कुछ सर पैर ही नहीं है ड्राफ्ट का। तो वो सर पैर को तरीके से चलाने के लिए करना पड़ता है। एनेक्जर ए, अब ये एनेक्जर ए क्यों लिखा सर, 1 क्यों नहीं लिखा है, या फिर 1 समथिंग क्यों नहीं लिखा, कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा बनाया हुआ है। ए कर दो, बी कर दो, या 1 2 3 कर दो, रोमन कर दो, कोई कुछ नहीं कह रहा। आगे चलते हैं। सेकंड पैरा आ गया आपका एड्रेस, जिससे हमारी जुरिस्डिक्शन बनती है। ठीक है, अब सर जुरिस्डिक्शन कैसे बनाए, लड़की तो अलग जगह रहती है, लड़का अलग जगह रहता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, मैट्रिमोनियल केसेस में अगर हस्बैंड डाल रहा है तो एज पर लॉ एंड बाय द एक्ट हस्बैंड के रेजिडेंस से केस डाल सकता है उसके जुरिस्डिक्शन में, और अगर वाइफ डाल रही है तो उसके एड्रेस से उसके जुरिस्डिक्शन में केस डाल सकता है। अब सर उसका जुरिस्डिक्शन और उसका एड्रेस समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। उसका मतलब ये है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा पड़ता है। आप अपने दिमाग में खुद लगा लो, अपना प्रैक्टिकली समझो, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से समझ आ जाएगा आपको। वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका जो भी पड़ता होगा, उसकी कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन की जो भी पड़ती होगी वहाँ पे वो जाएगा। सिंपल, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। और वाइफ को डालना है तो वो अपने हिसाब से उस कोर्ट में उस पुलिस स्टेशन के हिसाब से डालेगी। तो इसलिए रेजिडेंट और एड्रेस इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत जुरिस्डिक्शन लेके गए कोर्ट में, या गलत एड्रेस लेके गए कि भाई एड्रेस है द्वारका का और आप केस डाल रहे हो रोहिणी में, कोई तुकी नहीं है, तो वहाँ से ही पहले आपका केस विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, फिर वापस से फ्रेश डालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि केसेस अगर यही चीज़ें आपकी बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं, केस ही नहीं बढ़ेगा आपका आगे, क्योंकि ये ही नहीं सही हुआ। तो क्योंकि केस की बेसिक स्ट्रक्चर है एक तरह से देख लो तो, एड्रेस डाला, एड्रेस प्रूफ लगा दिया, सेम जैसे हमने ऊपर मैरिज प्रूफ लगाया वैसे नीचे लगा दिया कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ ऑफ द पिटिशनर इज एनेक्स्ड, ये दिखाने के लिए कि हाँ जी वहीं रहता है और यही जुरिस्डिक्शन बनती है।